अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इस पूरे चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, जिसमें दो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले के एलिमेंट्स जो थे उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कैसे किया गया, जिसमें उनको किन किन स्टेप से वो गुजरे, और फिर जाके हमारे पास एक फ़ाइनल जो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म थी वो आई, जिसमें सबसे पहले डुब्रेनियर ट्राइएड एक रूल था जो डुब्रेनियर ने दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे न्यूलैंड ऑक्टेव है, तीसरे नंबर पे मेंडी पीरियोडिक लॉ है, और लास्ट वन इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एक फाइनल फॉर्म थे पीरियोडिक टेबल की, वो हमारे सामने आई, जिसमें हम इसके ग्रुप्स, उसके बाद पीरियड्स डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ है इस चैप्टर की वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स की किस तरह वेरी करती हैं इन पीरियोडिक टेबल, जिसमें सबसे पहले एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डुब्रेनियर ट्राइएड के एलिमेंट्स को जो अरेंज करने के लिए पहले साइंटिस्ट थे डुब्रेनियर, उन्होंने एक लॉ दिया कि उस वक्त के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह अरेंज करें किसी एक फॉर्म में, कि हमारे पास उसकी सारी जो हम उसकी स्टडी इजी हो जाए हमारे लिए। तो इसने क्या किया, उस वक्त के तमाम एलिमेंट्स को तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना के उनको अरेंज किया गया, और इन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं ट्राइएड। ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चार डिफरेंट ट्राइएड बनाए गए हैं। ये उसके लॉ की एग्जाम्पल्स थे। ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल को सामने रखते हैं, सोडियम, ये सोडियम है, उसके बाद नीचे लिथियम, और यहाँ पे पोटाशियम। ये एक ट्राइएड था। अब इस लॉ के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक, जो हमारे पास अगर इन तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया जाए, तो जो साइड वाले एलिमेंट होंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ए, ये वाला बी हो गया, और ये सी। अगर हम ए और सी वाले एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को, ये हमने एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर वाली चीज़ें चैप्टर नंबर 1 और 2 में अच्छी तरह डिस्कस की है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में, एटॉमिक मैस में। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे था। ये 6.9 इसका एटॉमिक मैस है, 23 इसका सोडियम का एटॉमिक मैस है, 39 पोटाशियम का एटॉमिक मैस है। ठीक है। इन तीनों के एटॉमिक मैसेज लेने हमने। अब जो ग्रुप ए वाला जो एलिमेंट होगा और सी वाला एलिमेंट होगा, इनका अगर हम मीन लेंगे, तो जो उसका आंसर आएगा वो एटॉमिक मैस किसका होगा, सोडियम का एटॉमिक मैस होगा। जैसे मैथ में हम मीन या एवरेज कैसे लेते हैं, जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको सबको सम अप करेंगे। जैसे 1 वैल्यू हमारे पास, 4 वैल्यू है, उसके बाद 3 वैल्यू है, ये 3 वैल्यूज़ हैं। इन सबको सम किया, प्लस किया, और नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वैल्यू पे उसको डिवाइड कर देना। जैसे 3 वैल्यू थी 1, 2 एंड 3, 3 पे इसको डिवाइड कर दिया, और ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसको निकाल के, डेट इज़ कॉल्ड एवरेज और मीन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एलिमेंट्स की एवरेज लेनी है, ए एंड सी की एवरेज लेंगे, जो कि बराबर किसके आएगी, सी के बराबर आएगी। जैसे यहाँ पे अभी देख लें, यहाँ पे करके दिखाया गया है कि जो लिथियम है, सबसे पहले इसको हमने नाम दिया था ए का, इसको नाम दिया बी का, ये हमारे पास सी है। तो जैसे लिथियम का एटॉमिक मैस है 6.9 प्लस 39 किया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो वैल्यू से दो पे डिवाइड कर दिया, और आंसर हमारे पास आया 23। अब ये जो 23 है ये एटॉमिक मैस किसका है, सोडियम का। ये डुब्रेनियर ने एक ट्राइएड दिया, इस तरह उसने काफ़ी ग्रुप्स बनाए जो उस वक्त के एलिमेंट डिस्कवर थे। अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशन थी, इस रूल की कुछ लिमिटेशन थी, वो क्या थी कि कुछ एलिमेंट्स के ट्राइएड जो थे वो इस रूल को ओबे नहीं कर रहे थे। जैसे यहाँ पे एक ट्राइएड की एग्जांपल दी गई है, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड वनेडियम है। अब नाइट्रोजन और विनेडियम के एटॉमिक मैसेज की जब हमने एवरेज ली, उसका मीन निकाला, तो वो 31 के इक्वल नहीं आया। उसकी वैल्यू, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो 34 पॉइंट समथिंग आती है, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू द 31, जो कि फास्फोरस का एटॉमिक मैस है। इस तरह कुछ जो ट्राइएड थे उन्होंने डुब्रेनियर रूल को फॉलो नहीं किया, इस वजह से ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया जिसका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेव्स, और इसी के नाम से इसका ये लॉ था न्यूलैंड ऑक्टेव। ऑक्ट का मतलब होता है 8। जिस तरह पहले हमने ट्राई पढ़ा, ट्राइएड, ट्राई का मतलब 3, यहाँ पे ऑक्ट, ऑक्टेव का मतलब 8।
तो इसने 8-8 एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसने ये कहा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, अगर उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बेस पे क्लासिफाई करें, उसको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से मिलती-जुलती होंगी, ठीक है? इसके बाद जैसे अगर हम काउंटिंग करें हाइड्रोजन के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, जो एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल और बिल्कुल पहले से मिलती-जुलती होंगी। फिर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल लिथियम से मिलती-जुलती होंगी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बेरिलियम से मिलती-जुलती होंगी, एल्यूमीनियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बोरोन से मिलती-जुलती होंगी, सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल और मिलती-जुलती होंगी किससे? कार्बन। इसी तरह अगले वालों की प्रॉपर्टीज़ ऊपर वालों से मिलती-जुलती होंगी। अगर हम नीचे चलें तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल फ्लोरीन से मिलती-जुलती होंगी, फ्लोरीन की बिल्कुल किससे मिलती-जुलती होंगी? हाइड्रोजन से। ये सारे की प्रॉपर्टीज़ हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ उससे ऊपर वाले या उससे उस पहले जो एलिमेंट होगा उससे मिलती-जुलती होंगी। अब इसने अपने लॉ को म्यूज़िकल नोट से कंपेयर किया। म्यूज़िकल नोट से कंपेयर करने का इसका क्या मकसद था? जिस तरह आपने पियानो देखा होगा, पियानो के बटन में अगर तरतीब के साथ उसके आगे चलें, तो हर 8वां जो की होगी उसका जो साउंड होगा, ट्यून होगी, वो बिल्कुल पहले से मिलती-जुलती होगी। सेम यही चीज़ इसके लॉ में एप्लीकेबल हो रही थी कि जो 8वें नंबर पे एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल और बिल्कुल पहले से मिलती-जुलती होंगी। इसलिए इसने अपने लॉ को म्यूज़िकल नोट से कंपेयर किया। ये इसके टोटल जो 56 एलिमेंट्स थे उसको अरेंज किया गया, इसने अरेंज किया। वो हमने पढ़ लिया कि एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया, ये उसकी फाइनल फॉर्म थे। अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी कि ये लॉ क्यों नहीं एप्लीकेबल हो सका, जिसमें ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज़ एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम आउट ऑफ टोटल 56 एलिमेंट ऑफ दैट टाइम नाउ, कि ये जो लॉ था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उन पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, कि जो कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर वालों से मिलती-जुलती नहीं थी, इस वजह से लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे न्यू लैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड बट लेटर सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर। इसने कहा कि जो ये समझता था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं जो अब नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा कि देयर आर 118 एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए, लेकिन ये समझता था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक जो कि पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे टू फिट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट न्यू लैंड प्लेस टू एलिमेंट इन द सेम पोजीशन विच डिफर्ड इन देयर प्रॉपर्टीज। अब इसने ये वाले जो दो एलिमेंट्स थे इनको एक ही जो ग्रुप था उसमें प्लेस किया, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट थी, ठीक है? तो ये भी एक लिमिटेशन थी न्यूलैंड की। लास्ट पॉइंट था दिस पीरियोडिक टेबल डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस, जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। इसने नोबल गैसेस को कोई भी जगह नहीं दी अपने पीरियोडिक टेबल में, जो कि उस वक्त अभी डिस्कवर हुई नहीं थी, तो इसने उसको भी जगह नहीं दी थी। ये कुछ लिमिटेशन थी न्यूलैंड की। तो आज हमने दो चीज़ें, दो लाज पढ़े, दो एक रूल डुब्रेनिया ट्राइएड का, दूसरे नंबर पे न्यूलैंड ऑक्टेव पढ़ा, ठीक है? नेक्स्ट फर्दर हम कल के लेक्चर में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो फाइनल फॉर्म थी पीरियोडिक टेबल की जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो आपने करना ये है कि ये जो हमने दो लॉज पढ़े इसका बुक से स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद जो क्वेश्चन आपको ग्रुप में दिए जाए उसका आंसर करना है। जी, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।